फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है अल्पासा महल, जो कि पूरी तरह से हमला हो चुका है। तब एक आदमी पूछ रहा है, क्या तुम प्रिंसेस हो? वहाँ कोने में छुपी हुई प्रिंसेस सोच रही, तो मेरी दूसरी लाइफ भी ऐसे ही खत्म होगी। समय खत्म हुआ, अब तो इन मासूम नौकरानियों को भी इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही मैं आधा शाही हूँ, फिर भी अल्पासा की आखिरी राजकुमारी हूँ। लेकिन वो लोग मुझे ख़त्म किए बिना ये महल से जाएंगे नहीं। प्रिंसेस ठान लेती है कि बाहर निकलेगी। मैं हूँ प्रिंसेस बेट्रियस। वो आदमी बोलता है, ओ अच्छा, तो बताओ, जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को बेच दिया है, क्या फिर भी तुम जीना चाहते हो? ये सुन के सिपाही भी हंसने लगते हैं। प्रिंसेस डरते हुए कहती है, मैं इन सब के बाद भी जीना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, बस एक ही झटके में मेरा सर काट दो। फिर वो आदमी बोलता है, तो तुम सच में जीना चाहते हो? और ये है नोस्टेरोस एम्पायर का कैप्टन। और इस तरह इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। वो बोलता है, मार दो और सर काट के महल की दीवार में लटका दो। ये बात सुन के प्रिंसेस बहुत डर जाती है। फिर ये कैप्टन सोचता है, वो कमीना ने उसके वाइफ को भी धोखा दिया और ये राज्य भी बेच दिया। मैं अपने खुद की ब्लड का स्मेल भी नहीं कर सकता। मैं कभी भी ये घिनौने वाला बदबू की आदत डाल नहीं सकता, और मैं इसकी तलाश में हूँ और इससे थक गया हूँ। पीछे से एक आदमी बोलता है, योर ग्रेस, क्या हमें प्रिंसेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि वो गिलबर्ट का वाइफ है। हम अभी के लिए इसे बंदी बना लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मार देंगे। इसका जान बख्श देने पे भी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। ये सुन के कैप्टन बोलता है, जो तुम्हें सही लगे करो। उसी टाइम प्रिंसेस भागने की कोशिश करती है और वो आदमी बोलता है, पकड़ो सबको, सबको पकड़ दो और राजकुमारी के बंदी बना दो। प्रिंसेस सोचती है, मैं बच गई, मैं मरना नहीं चाहती, और वो सब बात याद करने लगती है जो कैप्टन ने बोला था उसका गला काट देने के लिए, और जो ऑर्डर दिया था। वो इंसान अल्सेंड्रो, जो रॉयल गार्ड है और रॉयल गार्ड का कैप्टन है। मैं चाहती हूँ वो इंसान को मैं दोबारा मुलाकात ना हो उसके साथ। सीन शिफ्ट होता है और उसे एक बूढ़ा आदमी बोलता है, अभी आप एल्पासा भूमि के पूरी तरह से अभी आपकी ही है। आप किसी तरह भी उन लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं और पूरा और समृद्धि बना सकते हैं। और ये आदमी है गिलबर्ट, एल्पासा का चांसलर, जो कि बहुत ही लालची किस्म का आदमी होता है। ये अपने बीवी को और दोस्त को धोखा देके वो चाहता है कि ज़मीन हड़पना और उसको टाइटल मिले। कैप्टन को बोलता है, आपने तो प्रॉमिस किया था मुझे कि आपने मुझे वो ज़मीन दोगे जब आप अल्पासा को पूरी तरह से कब्जा कर लोगे। ये सब सुन के कैप्टन सोचता है, ये तो बहुत घिसा पिटा हुआ कहानी है, मैं तो बहुत बोरिंग हो गया। और ये इतना लालची है, अपनी बीवी को भी कैसे उसने धोखा दिया, ये सोचा। फिर वो बुढ़ा चौंक के पूछता है, क्या आप अभी तक प्रिंसेस बिट्रेस को जान से नहीं मारा? क्या आपको जरूरी नहीं लग रहा है कि सबको जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए, सबको ख़त्म कर देना चाहिए? और वो प्रिंसेस बिट्रेस, वो तो आधी रक्त की राजकुमारी है, इसके साथ कुछ भी हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो बुढ़ा सोचता है, कैप्टन ऐसी बात क्यों सुझा रहे हैं? उनके जड़ को नष्ट कर देना ही बेहतर होगा। ये अपने घटिया पिता की तरह है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो कैप्टन बोलता है, अगर तुम अपने वाइफ को अगर अपने साथ रखना नहीं चाहते हो तो मैं उसको ज़िंदगी भर दासी बना के रखना चाहती हूँ। तब भी वो बुढ़ा बोलता है, आपको जो करना है करो, फिर भी आप मुझे आपकी वो जब वाला ज़मीन तो मिलेगी ही ना मुझे। फिर कैप्टन सोचता है, ये कितना नीच है। सीन शिफ्ट होता है और नौकरानी को साथ साथ प्रिंसेस को भी बंदी बना के रखा जाता है और सबको साथ में रखा जाता है। उनमें से एक दासी रो के बोलती है, इस तरह तो मैं मर जाना ही पसंद करूँगी। तब प्रिंसेस कह रही है, तुम सब रो मत, मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत होपलेस फील कर रहे हो, लेकिन अगर आज जीते रहेंगे तो एक दिन
आप लोग जीवन चुनने के लिए खुद को धन्यवाद दोगे। नौकरानी बोलती है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम नेस्टोरस में गुलाम की तरह ऐसे कैसे रहें? आप सोच भी नहीं सकते किस तरह की परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। प्रिंसेस ये सब सुन के बोलती है, रूमी, अगर तुम मर गए तो तुम्हें सेकंड चांस नहीं मिलेगी। एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं। मैं वादा करती हूँ कि जीना हमेशा मरने से बेहतर होता है। फिर वो नौकरानी बोलती है, आपके लिए ये कहना आसान है क्योंकि आप एक गुलाम के रूप में पैदा नहीं हुए हो, पर मेरे लिए दासी बन के रहना मरने से ज़्यादा अपमानजनक है। उनमें से एक दासी बोलती है, रूमी, तुम कैसे प्रिंसेस के साथ ऐसे बात कर सकते हो? प्रिंसेस कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। मैं एक स्लेव की तरह ही पैदा हुई थी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम ये विश्वास करोगे कि मैं 23 साल तक स्लेव की तरह रहते हुई हूँ और 2 साल प्रिंसेस की तरह। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका, जो तुमने पैलेस में जैसे ध्यान रखा है, जो किया है उसके लिए। अब हम सब दासी हैं, तो अब मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तब आवाज़ आती है, प्रिंसेस, माय फुट। है प्रिंसेस, अगर तुम वापस स्लेव बनना बहुत खुश हो, क्यों ना हम इस बात की सेलिब्रेट किया जाए। अलग सीन दिखा जाता है और वो सफ़ेद वाला बाल वाला इंसान बोलता है, क्या गिलबर्ट उसके बीवी को भी साथ नहीं रखना चाहता? कैप्टन बोलता है, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो आदमी बोलता है, मैं सोच रहा था अगर कभी ज़रूरत पड़ता है हम उसको यूज़ करते। विश्वास नहीं हो रहा कि खुद की बीवी को कैसे युद्ध का दासी बना सकता है। अगर वो उसके लिए कोई यूज़फुल नहीं है तो हमारे लिए कैसे हो सकती है? क्या हमें उसे मार देना चाहिए? कैप्टन बोलता है, नहीं, उसके बच्चे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो आदमी बोलता है, ठीक है योर ग्रेस। मन ही मन सोचता है, पर क्यों उसके लिए इतना दया दिखा रहे हैं? कैप्टन वो गिलबर्ट की तरह नहीं है, जबकि वो रॉयल्टी और पावर देखते हुए पैदा हुए हैं और जब 15 साल के थे तब भी वो युद्ध करने चले गए थे। पर इस बात सोच के दुख लगता है, इतने कम उम्र में वो इतने यंग है, फिर भी वो बाकियों से बहुत अलग हैं। सब सोचते हैं वो एक कमीना है जिसके पास दिल नहीं है, पर जबकि बात ऐसा है नहीं। फिर बोलता है, कैप्टन, आपके जीतने की खुशी से यहाँ पे एक सेलिब्रेट किया जाएगा और वो सेलिब्रेशन में आपको रहना पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो आदमी प्रिंसेस को डराता हुए कह रहा है, तो तुम स्लेव हो के पैदा हुए हो, तो तुम्हें वापस अपने औकात जगह की चले जाना चाहिए। पीछे से सिपाही मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, सर रियो, मैंने आज तक डार्क हेयर वाली प्रिंसेस को कहीं नहीं देखी थी। एकदम काली पर्दा से मैच होता है। फिर वो दुष्ट आदमी आगे बढ़ता है, फिर बोलता है, योर हाइनेस, मेरा मतलब मिस स्लेव, क्या आपको पता है ये एम्पायर में सारे जो दासियों हैं उनके बॉडी में एक मार्क किया जाता है। प्रिंसेस सोचती है, क्या वो अभी मेरी बॉडी में ये मार्क कभी करने वाला है? डरते हुए कहती है, नहीं, मत आओ, दूर रहो, दूर हटो। फिर भी वो दुष्ट आदमी आगे बढ़ता है और बोलता है, अच्छा बताइए महारानी, कहाँ पे आप स्टाम्प लेना चाहेंगे? आपके माथे पे या आपकी गर्दन पे या आपके दोनों सुंदर सुंदर गालों पे? तभी वाइट बालों वाला आदमी आता है, बोलता है, बस भी करो रियो, युद्ध की दासियों का या एम्पायर के प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसके शरीर में मार्क बना पाओ। प्रिंस फिर वो आदमी ऐसा जोर से मुंह पकड़ के बोलता है, क्या तुमने सुना प्रिंसेस, बस अब वेट करो। फिर उसके कान को बाइट करके धक्का देता है। उसी टाइम एक आवाज़ आती है, 2 सिपाहियाँ लास्ट प्रिंसेस को उठा के लाती हैं। हमने उसे पकड़ लिया, हमने ढूंढ लिया, ये पैलेस की एक जगह पे छुपी हुई थी और वो थी एल्सिया।
जो कि एल्पासा की लास्ट महारानी थी। और ये सब प्रिंसेस भी देख रही थी। और वो लास्ट प्रिंसेस बोलती है कि तुम और गिलबर्ट मिलके तुम्हारे पापा के साथ में हमारे राज्यों में ऐसा हमें धोखा दे के अपनाया है, धोखा दे के अपने हाथ में लिया है। मैंने सुना है तुम्हारा बाप भी एक हरामी है, जैसा बाप वैसा बेटा, तुम दोनों ही एक नंबर के कमीने हो। फिर वो सिपाही बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने कैप्टन को ऐसा बोला? फिर कैप्टन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी बात पे तुम्हें परेशानी है। क्या इसीलिए तो नहीं तुम मुझे शादी करने की उम्मीद पे लगा बैठे थे? और वैसे भी क्या ही कर सकते थे, अपना राज्य बचाने के लिए शादी का भीख ही तो मांग सकते थे। ये सब बात सुनकर लास्ट प्रिंसेस कैप्टन के मुंह पे ही थूक देती है। कैप्टन गुस्से में आके बोलता है, मेरा तलवार लाओ। और इसके बाद बोलता है, अब तुम्हारी इच्छा ही पूरी होगी। फिर वो लास्ट प्रिंसेस बोलती है, मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ, मुझे जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। फिर एकदम से उसका सर काट दिया जाता है और एकदम से वो लास्ट प्रिंसेस नीचे गिर जाती है। ये सब देख के प्रिंसेस बहुत डर जाती है और पीछे से एक दासी आके बोलती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? जाते हुए कैप्टन की नज़र पड़ती है प्रिंसेस के ऊपर और वो प्रिंसेस डरती हुई सोचती है, ये इंसान मुझे कभी भी जान से मार सकता है। और वो टाइम आता है जब वार में प्रिंसेस को बांध के बोला जाता है, जल्दी चलो, अगर कोई गिरा तो मारा जाएगा। तब प्रिंसेस सोचती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है 1 हफ्ता से चलती जा रही हूँ बिना रुके। फिर सोचती है, मेरी पहली लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी और मेरी सेकंड ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल से ही भरा है। और तब अपना फास्ट लाइफ के बारे में याद करने लगती है, कैसे उसकी फास्ट लाइफ जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। सरकारी वर्कर बनने के लिए नेशनल एग्ज़ाम में फेल होने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में दोबारा से ज्वाइन करी और 30 की उम्र में ही डॉक्टर बन गई थी। और एक दिन एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई थी। 35 साल की कम उम्र में ही जान चली गई थी। फिर वो सोचती है, मुझे कभी वो नहीं मिला जो मैंने चाहा था, फिर मुझे जीवन में दूसरा मौका मिला है। मेरी माँ औषधालय में अन्य दासियों के साथ मुझे छोड़ के दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। और ये मेरा पुराना लाइफ में मेरा नाम था क्लोई। फिर दिखाया जाता है अगला सीन। ये लड़का होता है बैटलर, जिसका नाम है एरन। वो लड़का बोलता है, कितना गड़बड़ है, कैप्टन का अपना पिता के साथ रिश्ता पूरा तरह से खराब है। कैप्टन और ग्रैंड ड्यूक कॉरपोरेशन के फंक्शन में बहुत दूर और अजीब थे। ये मेरे जिंदगी में जितने भी बार मैंने बटलर बना हूँ, सबसे मुश्किल तो यही लग रहा है। फिर वो बटलर बोलता है कैप्टन को, ग्रैंड ड्यूक ने आपके साथ डिनर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। कैप्टन बोलता है, रिजेक्ट कर दो। फिर बटलर बोलता है, क्या आप ऐसा कौन सा बहाना बची है जो हम उन्हें दें? मैं तो कहता हूँ आपको कल के डिनर में अटेंड होना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड ड्यूक ने आपकी शादी के लिए अनाउंस किए हैं। और अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि वो सहमत, उनके हिसाब से ही वो आपके लिए रिश्ता ढूंढेंगे। ये बात सुन के कैप्टन बोलता है, एरन, उन्हें जाके बोल दो कि मुझे शाही रक्षक में से एक सूरबीर से प्यार हो गया है। हाँ। फिर बटलर बोलता है, हाँ, रियो मेरी लवर बनना अच्छा रहेगा। फिर एरन हंस के बोलता है, सर रियो से ज़्यादा सर क्रिस से लवर के हिसाब से वो ज़्यादा सही रहेंगी और सारे विश्वास भी कर देंगे। फिर दिखाया जाता है प्रिंसेस को, उसने अपना बाल काट दिया है, जिसको स्लेव की तरह रहना पड़ता है। वो स्लेव की तरह रहने की उसका काम होती है और उसको स्लेव की तरह रहना पड़ता है। फिर वो सोचती है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेडिकल रूम में काम मिला है और यहाँ पे कोई ऐसा कठिन काम भी नहीं है, बस मुझे क्लीन करना है। मैं सोच रही थी यहाँ मुझे बहुत ही मुश्किल काम होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी मुश्किल से गुजरेगी।
फिर प्रिंसेस जाती है मेडिकल स्टोर में जिस पे मेडिसिन सारा रखा जाता है। फिर वहाँ पे देखती है कि मेडिसिन वगैरह भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं और बहुत ही गंदा पड़ा था। तो सोचती है कि वो साफ करने के लिए रूम, तो उसने साफ करने लगती है और सही से जो भी जगह पे जहाँ पे था वो सही से रख जाता है। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है कोई आने का। फिर वो देखती है कि सर जॉर्ज आए हैं जो कि डॉक्टर जॉर्ज हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रिंसेस बोलती है मैं तो बस यहाँ पे बहुत सारा सामान ऐसे उल्टा पुल्टा पड़ा था और बहुत सारे ऐसा धूल जम गया था, इसलिए मैं बस क्लीन कर रही थी। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं यहाँ पे बस नर्स और डॉक्टर ही अलाउ हैं और किसी को परमिशन नहीं है। फिर तुम कैसे आ जा सकते हो, इतना यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी हैं फिर भी तुम्हें कैसे किसने अलाउ किया। फिर प्रिंसेस बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी से गलती हो गई है, प्लीज़ डॉक्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर भी वो डॉक्टर गुस्से में बोलता है। फिर जब वो देखता है कि वो स्टोर रूम में सारा मेडिसिन वहाँ पे अच्छी जगह पे और सही मेडिसिन रखा गया है, फिर वो पूछता है कि ये मेडिसिन सारा किसने रखा, क्या तुमने रखा। फिर प्रिंसेस बोलती है डरते हुए हाँ डॉक्टर मैंने रखा। फिर वो डॉक्टर सोचता है कि कैसे एक स्लेब हो कि कैसे पता है कि ये सारा कि कौन सा मेडिसिन कहाँ पे रखना है और कौन से मेडिसिन कौन सा होता है। फिर डॉक्टर जॉर्ज पूछता है तुम एक स्लेब हो और तुम्हें तो पढ़ना तो नहीं आता है, फिर तुमने सही जगह पे कैसे मेडिसिन रखा। फिर प्रिंसेस बोलती है डॉक्टर जॉर्ज मुझे पढ़ना और लिखना दोनों ही आता है। फिर वो आश्चर्य होता है कैसे एक स्लेब, कैसे उसको ये सब पता है। फिर वो जाता है, रात को सोते टाइम भी सोचता है एल्पासा से लाई गई मेडिसिन जो कि आधा मुझे भी नहीं पता और उसे कैसे पता है, मुझे देखना पड़ेगा। उसके बेबी भी बोलती है क्या हुआ, इतने देर तक जागे क्यों हो। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं कि नहीं मुझे उसकी लड़की के पास जाना है, मुझे कुछ पूछताछ करना है। फिर पहुंच जाता है, उसे बंदी बना के रखा जाता है और डॉक्टर जॉर्ज पूछता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर कुछ मेडिसिन वगैरह लाता है जो कि एल्पासा से महल से लाया गया था और ऐसे बहुत से चीज़ थे जो कि उनको भी आधा नहीं पता था। और सारे एक एक करके जो जो क्वेश्चन पूछा प्रिंसेस ने एक एक करके सारा जवाब दे दिया उसके डिटेल्स के साथ। फिर सिपाही आता है, फिर बोलता है डॉक्टर जॉर्ज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट के लिए पूछने आया हूँ। फिर देखते हैं कि बात करते करते इतने बात कर लिए कि सुबह हो गई इतना। फिर डॉक्टर जॉर्ज पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्लेब में इतना नॉलेज, ये नॉलेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसे बाहर किया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज सोचते हैं कि ये टैलेंट को हम वेस्ट नहीं कर सकते, ज़रूर ये एम्पायर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और वो स्लेब हुआ तो हाँ उसका स्टेटस तो मैंने हटा नहीं सकती, फिर भी उसको टैलेंट को बेकार नहीं जाने दे सकती। इसलिए उसे बोलता है कि सारा अब से जितना भी मेडिसिन के वगैरह डिटेल्स हैं सारा एक नोटबुक में लिख कर रखो और मैं चाहता हूँ कि सारा डिटेल्स मैं जानूँ और तुम मुझे यहाँ पे लिख के दिखाओ। फिर एकदम से सही जल्दी से लिख के दे देती है और सारा इतना परफेक्ट होता है, बहुत ही खुश हो जाता है डॉक्टर जॉर्ज। फिर वो उसके साथ साथ महल के बाकियों के ध्यान रखती है और यहाँ राजकुमार को देखा जाता है जो कि सिर्फ दिखने में भी नहीं हर गुण में बहुत अच्छा है। सीन चेंज होती है और वाइट बालों वाला जिसका नाम है इवान बोलता है कि चलो एक रेस हो जाए। फिर अपना घोड़ा को ऐसा दौड़ाने लगता है और अचानक से खबर आती है डॉक्टर जल्दी आई है, इवान को चोट लग गई है, जो कि घोड़े में चढ़ते हुए गिर गए थे और इवान का कंडीशन बहुत ही खराब हो गया था, जिसके पैर और सर पे चोट लग गई थी। वो सोच रहा था कि फिर इवान बोल रहा है कि कैसे तुम्हारा घोड़ा, कैसे, इस बार कोई कमांड ही नहीं सुन रहा था। फिर कैप्टन सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। सीन शिफ्ट होता है और देखता है कि इतना जल्दी और इतने डिटेल्स में कैसे लिख सकता है एक स्लेब, उसका हैंडराइटिंग और इतना परफेक्ट। फिर सोचता है कि चलो अब हम ऐसे गार्डन में वॉक करने चले। फिर उनके साथ चलते चलते सोच रहा था
इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। फिर उसके बाद बोलता है बहुत टैलेंटेड हो तुम। तो उसी टाइम पे आती है नौकरानी, फिर बोलती है कि डॉक्टर इवान को आप जल्दी से देख लीजिए, उसके साथ साथ हॉर्स को भी बहुत ही चोट लगी है। फिर डॉक्टर बोलता है हाँ अभी मैं हॉर्स को देखने के लिए जा रही हूँ, जो कि कैप्टन का हॉर्स है और उसे भी चोट लगी है, शायद वो मरने भी वाला है। फिर वो प्रिंसेस बोलती है कि मरने भी वाला है, ये राजकुमार की बचपन की दोस्त यही हॉर्स है। फिर वो सोचता है कि तुम सिर्फ मेरी घोड़ा नहीं हो, तुम मेरा दोस्त भी हो बचपन से। 5 साल पहले तुमने मेरी तीर से जैसे जान बचाई है, मैं कैसे तुम्हें शुक्र अदा करूं ये भी नहीं जानता। तुम एकलौता साथी हो जिसके साथ मुझे लगा है, सिर्फ मैं नहीं तुम भी अपना घर वालों से अलग हुए हो। फिर प्यार दिखाता है, फिर बोलता है कि जल्दी से उसको ठीक करने के लिए। फिर डॉक्टर जॉर्ज के साथ प्रिंसेस मतलब स्लेव बनी है अभी, प्रिंसेस भी आती है देखने के लिए। फिर सोचती है ये हॉर्स का घर तो मैं जहाँ पे रहती हूँ उससे भी बहुत अच्छा है। फिर हॉर्स की कंडीशन देखती है और बहुत सैड हो जाती है। फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं पता नहीं एक वहाँ पे एक पॉन्ड का पानी था जहाँ से पानी पी के तभी से उसका तबीयत खराब है और नाक से ब्लीडिंग भी हो रही है। वहाँ पे इतने सारे पॉइजन्स, इतने सारे विषाक्त पौधे हैं, इस वजह से लोगों का भी आना जाना भी मना है। फिर बोलते ही प्रिंसेस बोलती है क्या मैं जाके देखूं? फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर प्रॉमिस करो कि वापस तुम जरूर लौटोगे। फिर वो जाती है, वो पहाड़ में जाती है पौधों को देखने, पर वहाँ पे जो देखती है इतने सारे पौधे मिलते हैं उसे, बहुत सारे जड़ी बूटी पौधे मिलते हैं। वो देख के चौंक जाती है और बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे सिर्फ पॉइजनस प्लांट्स हैं, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, और बल्कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्लांट्स हैं। फिर वो देखने लगती है कि वो पॉन्ड मिलता है। फिर वो बोलते हैं कि तो यही वो पॉन्ड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो देखती है कि साइड में एक प्लांट था जो कि उसी पौधा का खा के हॉर्स को ब्लीडिंग, मुझे फिर याद करती है मैंने जो पढ़ा था यही पौधों से उसका सर और ब्लीडिंग निकलती है और उसका जान भी जा सकती है। इसलिए वो ढूंढने लगती है, इसके एक फूल भी है जिसको मिटाया जा सकता है। फिर वो ढूंढ लेती है, फिर सोचती है कि मैं कहाँ से इतने सारे पौधे लेके जाऊं, मैंने तो कोई कैरी बैग भी नहीं लेके आई। फिर एक लड़का सोचता है, फिर वो होता है कैप्टन के कोचमैन। फिर वो सोचता है ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं हिरन या किसी का शिकार तो नहीं हो गई। फिर सोचने लगता है, एकदम से प्रिंसेस निकल के आ जाती है। फिर वो चौंक जाता है। फिर प्रिंसेस बोलती है कि इतने सारे मैंने फूल लेके आ गई और हॉर्स जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर कोच पूछता है हॉर्स? किसका हॉर्स? कैप्टन का हॉर्स? फिर वो भी बोलता है कि हाँ, प्रिंसेस बोलती है हाँ कैप्टन की हॉर्स। फिर बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके पहुंचा देता हूँ। फिर वो उसके साथ लेके चलता है। फिर जब वो फूल लेके आती है, फिर वहाँ पे वो पहरेदार बोलता है कि यहाँ पे कोई स्लेब को अलाउ नहीं है। फिर वो कोचमैन बोलता है ये मेरे साथ है तो उसको जाने दो, उसकी ये मेरा ऑर्डर है और ये सिर्फ मेडिसिन के लिए आई है और उसका कोई रीज़न नहीं है। फिर वो पहरेदार अलाउ करता है। उसके बाद जाके पौधा खिलाती है। जिस टाइम पे पौधा खिलाती थी, फिर बोलने लगा कि तुम ऐसा कौन सा पौधा खिला रहे हो, ऐसा कोई ऐसा वैसा पौधा तो नहीं खिला रहे हो। फिर वो छीनने लगता है। उसके बाद से भी समझाती है कि नहीं ऐसा कोई वो नहीं है, मुझे डॉक्टर जॉर्ज ने भेजा है। फिर वो जाके वो पहरेदार मानता है। फिर वो खिलाने लगती है वापस से। फिर उसके बाद वो पहरेदार क्या करता है, एकदम से दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो बोलता है जब तक कैप्टन नहीं आए हैं तब तक यहाँ पे बंदी होकर रहना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये बोल के उसने बंद कर दिया। फिर वो सोचती है कि ये कहाँ मैं फंस गई, फिर यहाँ पे कितने दिन मुझे बंदी रहना पड़ेगा। फिर उसी टाइम पे कैप्टन आ जाता है और देखता है इसे तो हॉर्स भी संभालने नहीं आती और ये सही करेगी हॉर्स को।
जैसे कि देख पा रही हूँ हॉर्स का तबीयत इतना ख़राब है, मुझे ये स्लेब के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये बोल के कैप्टन चला जाता है और प्रिंसेस सोचती है इतना थकावन तो तब नहीं लगा था जब मुझे इस टाइम पे लगा था। फिर वो पहरेदार बोलता है तुम तब तक रहोगे जब तक हॉर्स ठीक नहीं हो जाता। फिर वो याद करने लगती है, अच्छा हुआ मुझे कैप्टन ने नहीं पहचाना, और कैसे वे पहचानते भी कैसे, मैं तो अभी इस हालत में हूँ और मैं तब मेरी लॉन्ग हेयर थे और मैं फैंसी ड्रेस भी पहनती थी और अभी मेरा ऐसी हालत है। चलो अच्छा है, अभी ये हॉर्स अच्छा हो जाने के बाद, तबीयत ठीक हो जाने के बाद मुझे दोबारा से कैप्टन की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद ये रॉयल बैटल में एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा इवेंट है जो कि हर साल को होते हैं और सारे लोग इस कंपटीशन को कई सब्र रख के इंतज़ार करते हैं। और ये कंपटीशन में एक योद्धा को सिलेक्ट किया जाता है और वो अपना टैलेंट शो करते हैं। फिर एरन को दिखाया जाता है, बोलता है मुझे पता है ये वर्ल्ड मेरे अगेंस्ट में है, जबकि एंगेजमेंट की बात हुई तब से मेरे पास इतना लेटर्स और इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं, इतना लड़कियां मेरे पास आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। मुझे लगा था कि कैप्टन के ऐसा स्केरी लुक देख के कोई नहीं आएगा, पर जबकि ऐसा बात नहीं है। और तो और थैंक गॉड मेरे पास वो एंड्रोस है जिसकी वजह से लेटर्स अभी आना बंद हो गए हैं, नहीं तो मैं तो थक गया बहुत, कितना ध्यान रखूं अब। सीन चेंज होता है और कोचमैन और प्रिंसेस साथ में चलते हैं जंगल में और ज़्यादा प्लांट्स लेने, और वहाँ पे देखता है कोचमैन कि प्रिंसेस को देख के कुछ फील होने लगता है। फिर उसी टाइम पे प्रिंसेस बोलती है कि हम अभी टॉप पे पहुँचने वाले हैं, चलो फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर कोचमैन देखता है यहाँ पे इतनी सुंदर जगह मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ। फिर उसके बाद जड़ी बूटी बहुत सारा मिलती हैं और एकदम से ढूंढने लग जाती है, एकदम से सारा इकट्ठे करके बोलती है मैंने तो आज कैरी बैग भी लेके आई हूँ, बहुत सारा प्लांट्स लेके जाऊँगी और हॉर्स को खिलाऊँगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद सारा इकट्ठे कर लेती है। फिर उसके बाद कोचमैन को बोलती है थैंक यू, फिर वापस से भागते हुए जाती है और हॉर्स को खिलाने देती है, तुम अभी जल्दी ठीक हो जाओ और मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। फिर उस टाइम पे डॉक्टर जॉर्ज आते हैं, फिर बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। फिर प्रिंसेस खुश हो जाती है, फिर उन्हें ये सब बोलने लगती है कि मुझे कैसे बंदी बना दिया ये वो। फिर उसके बाद से बोलती है कि क्या तुमने प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला। फिर प्रिंसेस बोलती है हाँ डॉक्टर, प्रॉब्लम के सल्यूशन के साथ साथ मैंने उसका जड़ी बूटी भी लेके आ गई। फिर डॉक्टर जॉर्ज सोचते हैं मैंने सिर्फ उसे प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने बोली थी, सल्यूशन के साथ साथ जड़ी बूटी भी लेके आ गई और हॉर्स को ठीक भी कर दी। फिर सोचते हैं ये ज़रूर एक दिन एक बेस्ट डॉक्टर बन पाएगी। फिर रात होती है, कैप्टन वापस से हॉर्स को देखने आते हैं और देखते हैं कि प्रिंसेस सोई हुई है। फिर वो सोचते हैं क्या उसे पता नहीं है क्या सिचुएशन कैसे चल रही है। मैंने उसे जबकि बोला भी था अगर हॉर्स का कुछ हुआ तो उसे मारी जाएगी, उसके बाद भी इतना टेंशन फ्री होके कैसे कोई सो सकता है। फिर हॉर्स के साथ बाहर घूमने आता है, उस टाइम पे एरन की बात याद करता है। वो बोलता है कि कैसे ये एंगेजमेंट दोनों एम्पायर के लिए बहुत बेस्ट होगी। फिर वो अपने चाइल्डहुड की ट्रॉमा याद करने लगता है कि कैसे उसका मुश्किल दिन गुजरी थी और क्या क्या देखने पड़ा था। फिर वो सोचने लगता है कि ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। कैप्टन जो लेटर लिखने बोले थे वो अपने पिताजी के पास पहुँच गया, ग्रैंड डूक के पास, और वो देखते हैं कि फिर लेटर पढ़ते हैं, बोलते हैं कि क्या मेरा बेटा लड़कों के पसंद है। उन्हें गलतफहमी हो जाती है और सोचते हैं कि वो इवान के साथ हर टाइम पे दिखाया जाता है, क्या उसके साथ कुछ चक्कर है। पर इवान, मैंने सुना था इवान का तो बीवी है और वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके 2 बेटे भी हैं, ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। फिर लेटर वापस से देखते हैं कि बोलता है अगर इवान नहीं है तो और कोई रॉयल गार्ड है
और मैंने रूमर्स भी सुना था कि वो डेली हर दिन मिलते हैं और हर दिन साथ में नहाते हैं, ऐसा तो नहीं? फिर उसी टाइम पे चिल्ला के बोलते हैं अपनी सेक्रेटरी को, फिर जल्दी आओ अर्जेंट है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी आती है पास और पूछता है क्या हुआ ग्रैंड डूक। फिर ग्रैंड डूक बोलते हैं इमेजिन करो अगर तुम्हारे 3 बेटे होते और तुम सबसे बड़े बेटे को बहुत प्यार करते। अगर वो बोलता है कि वो हमेशा के लिए एक लड़की को प्यार करता है और हमेशा के लिए साथ छोड़ देगा, अलग हो जाएगा, तुम मुझसे क्या बोलते? फिर वो सेक्रेटरी बोलती है हाँ, अगर मेरा बेटा अगर हाँ बोलेगा तो मैं उसके जाने दूंगी। फिर ये सुन के बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। फिर वापस सेक्रेटरी चली जाती है और वो दिन आता है जिस दिन वो इवेंट होने वाली है और सारे बहुत खुश में होते हैं और सारे चीयर्स कर रहे होते हैं। वहाँ पे कैप्टन बैठा हुआ होता है पर उसको इतना मन नहीं करता। फिर वो उठ के आ जाता है। उसके बाद जाते हुए रास्ते में और कोई मिलता है, वो होता है जिसके साथ शादी होने वाली है, उसके पिता। फिर बोलता है कि आपको अपने फियांसे के साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए, आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? फिर उसी टाइम पे क्लियर कर देता है, बोलता है मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मैं ये शादी में मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखो। फिर वापस आ जाती है। फिर सोचता है कि अपने फ़ायदा के लिए और अपने पावर के लिए अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है। इंसानों से तो 10 गुना बहुत अच्छे हैं जानवर, एटलीस्ट लॉयल तो हैं। कैप्टन पहुंचता है हॉर्स के घर और वहाँ पे देखता है तब भी प्रिंसेस सोई हुई है और हॉर्स को देखते हैं, उसका कंडीशन तो बहुत ही अच्छा, जल्दी अच्छा हो गया है, जल्दी रिकवर हो गया है। फिर सोचता है इतना जल्दी कैसे रिकवर हो गया, अभी ये तो भाग भी सकता है दोबारा से। फिर इसके बारे में पहरेदार को पूछते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? फिर वो पहरेदार बोलता है मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, फिर भी डॉक्टर जॉर्ज इन्हें रोज़ आते हैं, रोज़ इसके बारे में पूछते हैं और ये भी बोले हैं कि अगर इसको जेल से कभी रिलीज़ किया गया तो मेरी महल में भेज दिया करना। कैप्टन सोचता है क्या रोज़ मिलने आते हैं? पहरेदार बोलता है हाँ, इस लेडी से रोज़ मिलने आते हैं और मेडिसिन और प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। फिर वो कैप्टन बोलता है क्या तुम श्योर हो ये लड़की है? फिर पहरेदार हंस के बोलता है हाँ, ये दिखता लड़का जैसे है पर ये है लड़की। जब प्रिंसेस की आंखें खोलती है, सामने देखता है कैप्टन है, वो दोबारा से मुड़ के सो जाती है। फिर कैप्टन बोलते हैं मैं अगले दिन आऊँगा। और सुबह हो जाती है और हमारी प्रिंसेस भी उठ चुकी है। फिर उसके बाद देखती है हॉर्स को और बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो गए, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और मैं यहाँ से चली जाऊँ। आखिर मैं कब तक ऐसे छुपे हुए रहूँ? अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं ऐसे सोई रही हूँ तो क्या वो मेरा सर काट तो नहीं देंगे? ये सोच रही होती है और तभी कोचमैन ट्रिगर पहुँचते हैं और बोलते हैं क्लोई क्या आज जाना नहीं है प्लांट्स लाने, चलो। फिर प्रिंसेस सोचती है कि भले ही वो ऐसा गुस्से में बोले फिर भी वो दिल के बहुत अच्छे हैं, जबकि इवेंट में बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी मेरा हेल्प करने मेरे साथ आए हैं। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हमारा हीरो को, मतलब कैप्टन को, और वहाँ पे एक लड़की छुपके से देखती रहती है। वो भी एक प्रिंसेस होती है, सोचती है कि लोग जो भी बोलते थे तो ये सच है। वो दिल के अच्छे के साथ साथ शकल भी उनके बहुत अच्छा है और उनका और मेरा जोड़ी सबसे बेस्ट है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और दिखाया जाता है वो इवेंट का टाइम आ गया और लड़कियां भी वहाँ पे बात कर रही हैं, क्या तुमने ग्रैंड ड्यूक को देखा है? मैंने सुना था कि उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है पर अभी तक उन्हें मैंने देखा ही नहीं। मैंने जितने भी रूमर्स सुना है वो बहुत सुंदर हैं पर आंखों से रियल में कभी देखा ही नहीं। और उसी टाइम वो लड़की की एंट्री होती है जो चुपके से कैप्टन को देखा करती थी और वो बोलती है कि तुम लोग तो मेरे पैर की जूती के समान भी नहीं होंगे, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चुनेंगे?
वो सिर्फ मुझे चुनेंगे। और तुमने सुना नहीं कि मेरे साथ मैं उनकी फियांसे हूँ। और वो एक नंबर की घमंडी होती है और ये कह के चली जाती है। और अगला सीन में दिखा जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस सोचती है तो आज तो मुझे जागना ही पड़ेगा क्योंकि कैप्टन आने वाले हैं। मैं रोज़ तो सो जाती हूँ पर आज मुझे जागना पड़ेगा। पर मैं फेस टू फेस कैसे बात कर सकूं? अगर वो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं प्रिंसेस थी तो क्या होगा? पर इतना लेट हो गई है, शायद नहीं आएंगे। तो मैं सो जाती हूँ। फिर वो सो जाती है। उसके बाद कैप्टन पहुँचते हैं। फिर वो पहरेदार बोलता है ये वापस से सो गई, अभी तो जागी थी। फिर देखता है हॉर्स पूरी तरह से ठीक हो गया है और बोलता है कि आखिरकार ठीक ही हो गया हॉर्स, ये लड़की ने ठीक ही कर दी। और पहरेदार को पूछता है क्या तुम इसके बारे में कोई वियर्ड चीज़ नोटिस किया है? फिर वो पहरेदार बोलता है वियर्ड वियर्ड तो ये है कि ये दिखती छोटी है पर इतनी ज़्यादा खाती है, कोचमैन जितना खाते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा खाती है और बहुत दयालु भी है। और उसको वो दिखती छोटी है पर वो एक ओल्ड लेडी की तरह वो बात करती है, उसका बर्ताव भी। और यहाँ पे एक कोचमैन का भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, उसका भी जड़ी बूटियों से सही कर दी। और डॉक्टर जॉर्ज भी हर दिन आके पूछते रहते हैं, हर डिटेल्स पूछते रहते हैं कि कब रिलीज़ होगा और कब उसे छुटाएंगे, इस बारे में पूछते रहते हैं। तो ये बात सोच के कैप्टन सोचता है कि आखिर क्या बात होगी। फिर सोचता है कि वो सब तो ठीक है पर मेरा ये कैसा फीलिंग्स है उसे देख के। फिर सीन चेंज होता है और डॉक्टर जॉर्ज को कैप्टन पूछते हैं क्या तुम वो स्लेब के बारे में जानते हो? फिर डॉक्टर जॉर्ज बोलते हैं हाँ जानता हूँ और मैं उसके साथ बहुत क्लोज़ हूँ और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे फिर उसके बारे में तारीफ़ करने लगता है। फिर बोलता है कि सिर्फ उसे हॉर्स के ठीक होना नहीं, उसे और भी बहुत सारे मेडिसिन के बारे में पता है। पर वो दिखती नॉर्मल है पर उसे वो बहुत टैलेंटेड है। फिर उसके बाद से एरन आता है। फिर उसको कुछ बोलने लगता है कान में। फिर उसके बाद जब बातचीत सुनता है कि स्लेब के बारे में बात हो रही है, फिर वो एरन भी बोलता है क्या तुम वो छोटी सी लड़की के बारे में बात कर रहे हो? उससे बोलता है कैप्टन कि हाँ मैं इसे सेरेमनी में लेके जाना चाहता हूँ। फिर वो डॉक्टर जॉर्ज बोलता है हाँ बहुत ही सही रहेगा और उसको हम अपने फ़ायदा के लिए रख भी सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। एरन भी बोलता है हाँ वो बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर वो कैप्टन सोचता है अगर ये लोग इतना बात कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें ख़ास होगा और मुझे उसके साथ रखना चाहिए। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर रूम में उसे कुछ महसूस होती है, बोलता है कि रूम में कोई तो है। फिर जब दरवाज़ा खोलता है तब देखती है कि वो राजकुमारी जो कि चुपके से देखा करती थी। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं वहाँ पे सामने प्रिंसेस बेट्रेसा बैठी है। फिर बोलती है कि वेलकम योर ग्रेस। फिर कैप्टन सोचते हैं क्या थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है, एक मर्द के रूम में बिना परमिशन के आ जाते हैं, कोई मैनर्स नहीं है। फिर वो अपना कपड़े बदलने लगते हैं। फिर जब वो कपड़े बदलने लगते हैं वो देखती है उनके बॉडी तो प्रिंसेस बेट्रेसा बोलती है वाओ आप इतना हैंडसम हो, आपको पता भी नहीं है मैंने आपको देखने के लिए कितने देर से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत बार आके वापस भी जा चुकी हूँ, तो फाइनली आप मिल ही गए। फिर उसके बाद बोलती है कि आज तक मैंने किसी को भी इंतज़ार नहीं किया ज़िंदगी में, सिर्फ आप ही हो जिसको मैंने इतने सब्र से रख के इंतज़ार कर रही हूँ। फिर कैप्टन बोलते हैं क्या तुम्हें मैनर्स भी सिखाना पड़ेगा? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि बिना परमिशन के किसी का रूम नहीं आना चाहिए? फिर क्या प्रिंसेस बोलती है आप हो ही इतना हैंडसम कि मुझे तो मैनर्स का कोई टाइम नहीं मिला मैनर्स सीखने का। फिर कैप्टन बोलते हैं कि दूर हो जाओ। फिर जब दूर नहीं होती तो धक्का मार देते हैं और वो फोर्सफुली प्रिंसेस ने उनका करीब आना चाहती है, उनको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, फिर वो उनका पास नहीं आने देती। फिर कैप्टन क्या करता है, ऐसा उठाता है। फिर प्रिंसेस पूछती है
तुम एक प्रिंस हो, फिर ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो? तुम्हें इतना भी तमीज़ नहीं? उसके बाद उसे ऐसा ऐसा गोदी में लटा के पिटाई कर देता है। फिर वो प्रिंसेस सोचती है ये कितना अपमानजनक था, जब मैं 5 साल की थी तब भी मुझे ऐसा कोई ट्रीट नहीं किया है। फिर वो कैप्टन समझाता है कि अगर दोबारा से अगर कभी लिमिट क्रॉस किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम एक लेडी हो। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे प्रिंसेस खा रही होती है। फिर ट्रिगर बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें कंपटीशन में जाना है, और तुम्हें पता है ना कि कैप्टन का तुम पर्सनल सर्वेंट हो, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। चलो अभी चलो, बहुत कुछ सीखो पहले। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि एरन के रूम में। फिर एरन बोलता है तुम्हें बहुत बड़ी काम की जिम्मेदारी दिया जा रहा है, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, तो तुम्हें मैं बोलूँगी कि बहुत कुछ सिखाने के लिए। फिर उसके बाद एक मेड को बुलाया जाता है। फिर वो मेड को बोला जाता है ये है क्लोई, और ऐसे हर काम कैप्टन के बारे में सब कुछ बता दो, और क्या क्या काम करना है ये सब भी बता दो। फिर ज़्यादा वो सीनियर मेड जो होती है वो बोलती है कि उनका खाना और पीना, उनका सोना में कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और हर टाइम पे सही टाइम पे उन्हें उनके पास उनका खाना वाना सब कुछ पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर ये सब काम अगर तुमने ठीक से नहीं करा तो तुम्हारे सैलरी के साथ साथ तुम्हारा गला काटने की भी चांस है। फिर वो प्रिंसेस बहुत डर जाती है। फिर बोलती है कि यस मैम, मैं अच्छे से करूँगी। उसके बाद जाती है लेडी आना के पास। लेडी आना होता है एरन का बहन। फिर वहाँ पे बोलती है कि वो लेडी आना बोलती है मैंने सुना है तुमने कैप्टन के साथ तुम भी कंपटीशन में जाने वाले हो, तो ध्यान रखना, मैंने सुना है कि कैप्टन मेड को हैरास करते हैं और उनको पिटाई करने का बहुत ही शौक है, तो तुम ध्यान रखना। फिर प्रिंसेस शॉक हो जाती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कंपटीशन शुरू होने वाली है और निकलने वाले होते हैं। फिर जब प्रिंसेस कैप्टन को देखती है, मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा ये इंसान को देख के कि ये ऐसा भी काम कर सकता है, ये तो हर एंगल में परफेक्ट है, जैसे दिखने में भी परफेक्ट है, उनका बॉडी भी इतना ही परफेक्ट है। फिर उसके बाद ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, ये टाइम नहीं है ये सोचने का। फिर अपना सर घुमा लेती है। उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज भी बोलते हैं कि सेफ जर्नी। उसके बाद बाय करके सोचती है कि अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे अभी कुछ ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा होगा मुझे ऐसा ही मिलेगी। फिर उसके बाद चलते जाते हैं रास्ते में वो सोचती है कि बहुत थक गई हूँ, अभी तक कब रुकेंगे पता भी नहीं। फाइनली वो रुकते हैं, एक कैंप करते हैं एक जगह पे। फिर कैप्टन पे एक फिर कैप्टन के लिए बेड सजा देती है। फिर सोचती है कि ये गद्दा कितना नरम है, ये वाला सही रहेगी। उसके बाद सोचते हैं कि मैं तो ये डर रही थी कि कहीं मुझे पहचान ना ले, अच्छा हुआ मैंने अपना बाल कटवा ली, इसीलिए मुझे पहचान नहीं पा रहे। उसी टाइम पे कैप्टन का एंट्री होता है और बोलते हैं कि डिनर प्रिपेयर करो। फिर वो नर्वस होकर भागते हुए जाती है कि हाँ योर गेस्ट अभी लाई। फिर भागते हुए जाती है। फिर उसके बाद खाना लेके आती है। फिर कैप्टन भी सोचता है एटलीस्ट ये मुझे परेशान तो नहीं करती बेफिजूल। उसके बाद खाना लेके आते हैं और उन्हें कैप्टन को पसंद होता है कि खुद का खाना खुद बनाएं और खुद खाएं। खाने के टाइम पर डिस्टर्ब करना नहीं पसंद, डिस्टर्ब होना नहीं पसंद। इसलिए वो बोलता है जब उनके लिए ड्रिंक सर्व करती है तब उनका हाथ और कैप्टन का हाथ ऐसे टच हो जाता है। फिर वहाँ पे पूरा साइलेंट मोमेंट बन जाता है। फिर उसके बाद कैप्टन बोलते हैं जाओ तुम भी खा लो। फिर वो सोचती है कि जब मैं एल्पासा में थी मेड तो ऐसा वाला ट्रीट नहीं कर रहे थे। फिर जब ड्रिंक करता है कैप्टन, फिर बोलता है कि आज से 15 साल से पहले भी मैं पीते आ रही हूँ, उसके बाद भी आज तक कभी नशा नहीं चढ़ा है, ना ही मुझे नींद आया है, पर ये लड़की। उसके बाद खाना खाने के बाद बाहर जाते हैं अपने हॉर्स को देखने के लिए। उसके बाद देखते हैं ये क्या साउंड है। फिर देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस पानी पी रही है। फिर सोचते हैं कि हॉर्स का पानी। फिर सोचता है कि जब तक कैप्टन नहीं बोलते हैं तब तक मेड को पानी पीने की भी अलाउ नहीं होती है। फिर वो सोचते हैं कि इतना ख़राब हालत है मेड की, वो एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताई कि एक बार भी पानी नहीं पिया है दिन भर, कितना प्यासी है उससे पता चलता है। फिर प्रिंसेस पानी पी के खुश हो जाती है, सोचती है कि यह हॉर्स का पानी होगा तो डेफिनेटली वो बहुत ही साफ होगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है
वो अपने कपड़े पहनता है तो वो अपने सजाने लगता है। फिर प्रिंसेस को बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम मैं खुद कर लूँगी। फिर प्रिंसेस बोलती है ठीक है सर। फिर कैप्टन बोलता है मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम मुझे सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है ठीक है योर ग्रेस। फिर उसके बाद बाहर सब ऐसे बात करती रहती हैं लड़कियाँ, वो भी मैड होती हैं। बोलते हैं कि क्या आपने प्रिंस को देखा है, राजकुमार को? वो इतना हेल्प करते हैं ना, एक बार मुझे भी हेल्प किया था। ये सब बात बोल के बहुत सारे बातें कर रहे थे। फिर वो भी सोचती है हाँ सही में वो जितना स्कैरी दिखते हैं उतना है नहीं, और उनका बॉडी भी। फिर वो सोचते हैं मैं ये क्या सोच रही हूँ। फिर उसके बाद से चलने लगते हैं उनके साथ। पर एक दिन उनको लेटर आती है डॉक्टर जॉर्ज से। फिर एक दिन लेटर आता है कैप्टन के पास, डॉक्टर जॉर्ज का था, और वो बोलते हैं कि प्लीज़ योर ग्रेस, आप क्लोई को बोलिए कि वो मेडिसिन के बारे में एक बुक लिखे। फिर कैप्टन सोचता है कि क्या डॉक्टर जॉर्ज को कोई गलतफहमी हुई है, एक स्लेब को कैसे पढ़ना लिखना आता है, शायद गलतफहमी हुई होगी। फिर उसके बाद वो खाना लेके आती है प्रिंसेस। उसके बाद सोचते हैं कि इसको पढ़ना मुश्किल है, इसको जानना भी मुश्किल है। फिर वो बोलते हैं तुम यहाँ पे बैठ के ही करो जो करना है काम। फिर प्रिंसेस नर्वस होकर काम करने लग। फिर कैप्टन पूछते हैं तुम डॉक्टर जॉर्ज को कैसे जानती हो? फिर कैप्टन पूछता है क्या तुम्हें पढ़ना आता है, क्या तुम्हें लिखना आता है? फिर प्रिंसेस बहुत डर जाती है। उसके बाद जब उठ रही थी उसको लग जाती है चोट। उसके बाद फिर भी सोचते हैं कैप्टन कि ये कितना प्यारी है, अगर मैं अभी कुछ बोलूँगी तो अभी जाहिर सी है कि मुझे कोई जवाब नहीं देगी। उसके बाद आ जाता है खाना लेके। फिर प्रिंसेस बोलती है कि अभी अगर कुछ काम नहीं है क्या मैं जा सकती हूँ योर ग्रेस? फिर वो भागते हुए आ जाती है। क्या फिर सोचती है क्या वो मुझे पहचान तो नहीं लिए, क्यों मुझे ये सब पूछे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद कैप्टन बोलते हैं क्या तुम्हें पता है डॉक्टर जॉर्ज तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजे हैं? फिर तब सोचती है प्रिंसेस अच्छा तो इसीलिए कैप्टन ने मुझे कल पूछा और मैं हूँ कि ज़्यादा सोच ली थी। उसके बाद कैप्टन ने बोले कि हाँ तुम्हें रोज़ लिखना होगा एक बुक, और तुम्हें रोज़ मेरे पास सबमिट करना पड़ेगा। फिर जब खुश हो के प्रिंसेस बोलती है हाँ योर ग्रेस। फिर तभी उसी टाइम पे उठकर नोटिस करते हैं कि उसका आंखें ब्राउन हैं, और लिप्स को नोटिस करते हैं और बोलते हैं ये तो एक प्यारी सी गिलहरी की तरह है, इतने सुंदर। फिर वो खुशी खुशी चली जाती है। उसके बाद अपने लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढती है जो कि शांति से वो लिख पाए, और वो एक जगह ढूंढ के वो लिखने लगती है, और बहुत ही ध्यान से लिखने लगती है क्योंकि ये काम उसे बहुत ही पसंद है। फिर सोचती है कि फिर बहुत हुआ, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद ये सब लिख के वो कैप्टन को दे देता है। फिर कैप्टन जब देखते हैं कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर अगले दिन आता है, फिर वो खाने देने के लिए कैप्टन को ढूंढ रही होती है। फिर जब उनको देखती है प्रैक्टिस करते हुए, फिर देखते ही रह जाती है। उसके बाद कैप्टन बोलते हैं कौन है? फिर बोलते हैं मैं हूँ योर ग्रेस, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। फिर वो खाना दे देता है और बहुत नर्वस फील कर रही होती है। फिर बोलती है कि अगर कोई काम नहीं है क्या मैं जा सकती हूँ? फिर भागते हुए चली जाती। उसके बाद वो खाना खा रही होती है और बोलते हैं कि क्लोई तुमने खा लिया, रूम में आओ, तो तुम मेरी कैंप में आओ। फिर वो क्लोई अपने कैंप में जाता है, और वो ये चेक करना चाहते थे कि वो क्लोई सच में उसका हैंडराइटिंग ही है और किसी का, क्या सच में भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उसको बोले कि तुम यहाँ पे बैठ के लिखो। फिर वहाँ पे चेयर भी उसके लिए सीट बनाया। उसके बाद लिखना शुरू करी। फिर कैप्टन सोच रहे होते हैं कि इसे पढ़ना लिखना कैसे आता है, ये तो दिन भर प्लांट्स खाती रहती है, अपने पेंट में भी प्लांट्स लेके आती है, पर इसको लिखना पढ़ना लिखना कैसे आता है। बहुत सारे ऐसे सवाल चलते होते हैं, और फाइनली वो अपना कंप्लीट भी कर देता है। फिर जब देखता है वो सोचते हैं कैप्टन इतना उसके बाद दिखाया जाता है महल का सीन, जहाँ पे कि उसके पिता ने कैप्टन के ऊपर नज़र रखने के लिए कि आदमी के रखे थे, और उनकी तरफ से चिट्ठी आई थी, और वो सब चिट्ठी पढ़ के
वो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि मैंने कितने सपने देखा था कि मेरे भी एक पोता पोती होंगे और मैं उनके साथ खेलूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर वो बहुत निराश हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। उसके बाद वो अगले प्रिंसेस और राजकुमार अगले एक राज्य में जाते हैं। वहाँ पे भी एक कंपटीशन होने वाली थी, तो वहाँ पे रुकने के लिए पड़ता है उन्हें, और वो 3-4 दिन के लिए वहीं पे रुकते हैं। फिर उनके पास जिस राज्य में रुकते हैं, कैप्टन के पिता का चिट्ठी भी उसी राज्य में आता है, और ये जो बुढ़ा है उनके पास रहते हैं। और जब वो कैप्टन पहुँचते हैं, वो लड़कियाँ भी देख के पूरा पागल। उसके बाद प्रिंसेस सोचती है कि सारे तो अभी कंपटीशन में गए होंगे और कैप्टन भी गए होंगे, इसलिए खुशी से नाचते हुए आती है। पर जब रूम खोलते हैं तब देखते हैं कि कैप्टन सामने है। फिर वो तब भी कैप्टन कुछ नहीं बोलते। फिर उसके बाद वो बहुत ही नर्वस और बहुत ही शर्मा जाती है। उसके बाद कैप्टन सोचते हैं कि जब मैं पास होता हूँ तब वो बहुत नर्वस फील करती है और बाकी टाइम पे वो बहुत खुश रहती है, पर ऐसा क्यों। उसके बाद रूम की बेल बजती है। उसके बाद बोलते हैं कि कौन आया। फिर जब दरवाज़ा खोलती है, एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। फिर बोलती है कि प्रिंसेस बोलती है, वाओ ये तो बहुत सुंदर है, इसका सुंदरता देख के तो मना ही नहीं कर पाएंगे, रोक ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आवाज़ आती है धड़ाम करके गिरने की, और ये आवाज़ होती है कि कैप्टन ने उसका धक्का दे दिया। बोला कि किसने इसको अलाउ किया और मुझे ये डिस्टर्ब करने की कैसे हिम्मत हुई। उसके बाद कैप्टन प्रिंसेस के ऊपर बहुत चिल्लाती है, क्लोई के ऊपर, और वो एकदम से डर जाती है। उसके बाद तो खबरदार करते हैं कि इसके बाद से कोई भी रूम में अलाउ नहीं करना चाहिए। उसी टाइम पे और एक बार बेल बजती है। उसके बाद वहाँ पे आती है और एक लड़की, और वो बोलती है कि योर ग्रेस, मैंने आपको तब से ढूंढ रही हूँ, फिर भी आप मिले नहीं। फिर कैप्टन गुस्से में बोलता है, निकलो अभी यहाँ से, जल्दी से निकलो। फिर वो उसको भी ऐसा बाहर कर देता है। उसके बाद आता है वो बुढ़ा, पूछता है, योर ग्रेस, मेरे से कोई गलती हुई है, कोई परेशानी है। फिर कैप्टन बोलता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये जो लड़कियां आ रही हैं ऐसे क्यों आ रही हैं। फिर तब वो बुढ़ा आदमी बोलता, आपके पिताजी ने ही चिट्ठी लिख के बोला था कि रूम में नए नए लड़कियों को अलाउ करना है, नई नई लड़कियों को भेजना है। उसके बाद उसके दीवार की साइड में खड़ी हुई क्लोई खड़ी रहती है, और उसको बोलते हैं कि शर्माओ मत, हाथ दो। फिर वो बुढ़ा आदमी को दिखाता है उसके हाथ पकड़ा के, अभी मुझे मेरी लेडी मिल गई है, और किसी को, मैं अभी इसके साथ रहना चाहता हूँ, और 3 दिन भी उसके साथ में रहेंगे, तो आपको और किसी को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये सोच के वो बुढ़ा चला जाता है, ये देख के। उसके बाद दोनों ही चुप होते हैं। उसके बाद जब हाथ छोड़ता है, फिर बोलता है कि कैप्टन, ओफो अभी कितना ये सब झेलना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसेस सोचती है, क्या सच में मेरे साथ रहेंगे। ये सोच के वो बहुत ही नर्वस फील करती है, क्या एक साथ मेरे साथ रहेंगे, मैं अभी कैसे फ्री में रह पाऊँगी। फिर कैप्टन भी ये सब देख पा रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि क्लोई जाओ, अब तुम सो जाओ जहाँ पे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। फिर ये सब सुन के बोलती है कि वो और घबरा जाती है। जब कैप्टन अपना कपड़े खोल रहे होते तब वो शर्मा के और नर्वस होके जाती है, मैं अभी जा रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह रही, मैं अलग जगह पे रह रही हूँ। फिर भागते हुए चली जाती है एकदम से। सीन चेंज होता है और क्लोई सारा कपड़ा वगैरह सारा सब कुछ साफ कर देती है, और कैप्टन के बहुत सारे कपड़े साफ करती है, पर जाके देखती है कि सारे कपड़े नीचे गिरे हैं और गंदे हो गए। फिर वो बहुत डर जाती है। उसके बाद वो जो लेडी होते हैं, बहुत सारी लड़कियां, वो बात करती हैं कि देखो तो एल्पा से कि वहाँ पे लोग हो के भी कैसे ये डिज़र्व करती है, ये यही डिज़र्व करती है मरना ही। और बहुत ही ऐसे कड़वी बातें बोलते हैं जो कि सुन के उसे बहुत ही दुख लगता है और रोने लगती है। फिर सोचने लगती है, हमेशा मेरी लाइफ ही क्यों इतना ख़राब है, आखिर मेरी गलती क्या है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जब मैं प्रिंसेस थी अगले लाइफ में भी ऐसा ही ख़राब गई थी। उसके बाद से पहुंचती है कैप्टन के रूम पे बहुत डरते हुए। फिर कैप्टन देख के बोलता है, क्या क्लोई ने रोई है, आखिर क्या ऐसे वजह होगी कि जिस वजह से उसके आंखें लाल हो गए हैं। फिर उसके बाद से उसे लगा होगा कि कोई बहुत बड़ा गलती करी है। फिर उसके बाद बोलता है कि क्या है, कुछ बताना है।
फिर जब क्लोई बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रेस, मैंने आपके सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं, फिर तब सोचता है कि क्या कपड़े के लिए इतना रोई है, उठो तुम, कोई बात नहीं, नया कपड़ा मैंने दर्जी को ले मैंने बुलाया है और तुम्हारे लिए भी कपड़े सिलवाएंगे। फिर कि प्रिंसेस सोचती है मेरे लिए भी, पर मैंने तो सारा कपड़ा ख़राब कर दिया, फिर भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उसके बाद वो जो दर्जी होता है उसका सारा माप करके लेता, सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कैप्टन अपना प्रैक्टिस ख़त्म करके आए हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोई बैठी है। फिर सोचे हैं कि क्या कर रही है यहाँ पे। फिर वहाँ पे क्लोई सोच रही है कि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, मैं कैसी हालत में भी हूँ और मुझे अपने बाल भी कटवाने चाहिए, मेरे पास कैंची भी है। और उसी टाइम पे कैप्टन बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो। फिर एकदम से ये आवाज़ सुन के प्रिंसेस एकदम से चौंक जाती है, चौंक जाके वो गिरने वाली थी और कैप्टन उसे पकड़ लेते हैं। क्लोई सोचती है ग्रैंड ड्यूक ये यहाँ क्यों है, फिर बोलती है थैंक यू। कैप्टन बोलता है क्या तुम अपने बाल काटने वाले थे, क्या लड़कियों को लंबे बाल पसंद नहीं, ऐसा कि स्लेब भी लंबे बाल रखते हैं, फिर तुम्हें क्यों नहीं पसंद। फिर क्लोई बोलती है मेरे पास कोई बांधने के लिए रबर बैंड नहीं है और मुझे अनकंफर्टेबल फील होती है, क्या तुम इस वजह से तुम ऐसे लड़कों वाले कपड़े पहनते हो, आज के बाद तुम बाल मत काटना। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और रूम में देखते हैं बहुत सारे गिफ्ट होती है। जब इतने सारे गिफ्ट वो खोल के देखती है, क्या क्या ग्रैंड डूक ने मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनने के लिए दिया, अगर मैं ये पहनूंगी तो कौन सोचेगा, कोई मतलब क्या सोचेंगे सारे, मैं ये पहन के कैसे जाऊं। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है वो और दूसरा राज्य में जाते हैं, वहाँ पे एक हफ्ता रुकना होता है उन्हें। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं वो वाला कपड़ा पहनूं तो सारे मुझे क्या ही बोलेंगे, क्या सोचेंगे, से सारे मुझे ही देखेंगे और सारे मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। भला है उनको याद नहीं है कि मेरे पास ऐसे वाले गिफ्ट्स आए हैं। फिर सीन चेंज होता है, फिर कैप्टन सोचता है वो ऐसा क्यों बोले कि मुझे कुछ ऐसा ज़रूरी बात है आपसे, ऐसा क्या बात हुई होगी जो मुझे ज़रूरी बात है ऐसा बोले। उसके बाद से वो कैंप लगाते हैं। उसके बाद ये थॉमस है, थॉमस सिखाता है ये है हेदी। फिर वो हेदी उसके बाद कैप्टन को दिखाया जाता है वो अकेले बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद से वो प्रिंसेस अपना सारा काम ख़त्म करके बोलती है ओहो ख़त्म हो गई, मुझे थॉमस तो हेल्प करना चाहते थे पर मेरा खुद का काम मैं खुद करना चाहती थी। फिर उसके बाद जब इस तरफ देखती है, फिर कैप्टन वहाँ खा रहे होते हैं, फिर आई कांटेक्ट हो जाती है। फिर बोलती है कि ये कैसा आई कांटेक्ट हो गया। उसके बाद से कैप्टन बोलती है जाओ तुम्हारा खाना लेके आओ। फिर उसके बाद वो ऐसे खड़े रह जाती है। फिर कैप्टन बोलते हैं मुझे दोबारा से बोलना पसंद नहीं है। फिर उसके बाद से भागते हुए जाती है और कैप्टन के लिए उसके बाद से वो साथ में खाने लगती है, खाना लेने चली जाती है। फिर कैप्टन सोचता है कि ये बाकियों को लड़कियों के साथ तो अच्छे से रहती है, उनके साथ ऐसी बात नहीं है कि वो डरती है सारे लड़कों से, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। उसके बाद पर ये बात मुझे अपसेट क्यों फील कर रही है। उसके बाद क्लोई आती है, उसके बाद साथ में खाते हैं। उसके बाद सोचती है कि मैं जैसे जितना बुरा सोचती जितना स्केरी समझती थी उतना है नहीं, और जब जिस सिचुएशन से पावरफुल बनना है उस हिसाब से पावरफुल बनते हैं, और जिस हिसाब से पर है तो ये बहुत दयालु। उसके बाद से एक पेड़ से एक चिड़िया, छोटी सी बेबी चिड़िया गिर जाती है। वो तब क्लोई बोलती है कितने दुख की बात है, नीचे गिर गई। फिर उस टाइम पे कैप्टन उठ के बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैं उठा लेता हूँ। फिर उसका प्यार से देखते हैं और प्यार से अपने पेड़ पे रख देते हैं। फिर क्लोई सोचती है कि कितने दयालु हैं, जैसे मैं सोचती थी ऐसी बात नहीं है। सीन चेंज होता है और कैप्टन उसे देख रहे होते हैं। फिर सोचते हैं कि ये खुद का काम कितने खुशी से करती है, कभी थकान या कभी और दूसरों को परेशान नहीं करती और अपना काम सही ईमानदारी से निभाता है। फिर ये सब सोच रहा होता है। उसके बाद उनको दूसरा राज्य में भी जाना होता है, जाना और जा रहे होते हैं। उस टाइम पे रास्ते में होते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एकदम से फिर क्लोई सोचती है कि
ये मुझे पीने के लिए ड्रिंक भी ऑफ़र किए और खाने के लिए साथ में भी खिलाए। मुझे उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैप्टन भी सोचते हैं, मैं जैसा सोचती हूँ क्या ये भी मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी? उसके बाद से अचानक से बोलते हैं कि हट जाओ वहाँ से। फिर एकदम से धड़ाम के गिर जाते हैं उसके ऊपर और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? फिर वहाँ से क्लोई बहुत डर जाती है क्योंकि कोई चाकू फेंका होता है। वो होता है गुंडे बदमाश लोग। फिर बोलते हैं कि अपना सारा खाना और अपना सारा जितने भी लेडी लोग हैं सारा हमारे हवाले कर दो। अगर नहीं किया तो तुम्हारा जान गई। अच्छे से बोलना हूँ, अगर नहीं सुने तो अभी पूरा खून से लथपथ हो जाएगी। उसके बाद से उनके बाद में कैप्टन भी गुस्सा हो जाता है और खून खराबा हो जाती है। और उस टाइम पे ट्रिगर आता है और बोलता है कि तुम डरो मत, तुम अपना कान बंद कर लो। फिर वो कान बंद कर देता है। उसके बाद से प्रिंसेस डर के सोचती है कि मुझे उस दिन के एल्पासा में उस रात की याद आने लगी। ये खून खराबा, खून के छींटे, ये सब याद करने लगी। उसके बाद इवान बोलता है, कुछ सिपाही भी हमारे घायल हो गए हैं और बाकी सारे ठीक हैं। उसके बाद से क्लोई को देखने जाता है कैप्टन। उसके बाद से उसे डरी हुई होती है तो उसे ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? फिर क्लोई बोलती है, तुम कुछ कहोगी? ये कह के वो एकदम से ऊपर उठा लेते हैं उसे और अपने घोड़े पे बैठा देते हैं। फिर ट्रिगर को बोलते हैं, और बाकी सिपाही को तुम देखो, ध्यान रखो और साथ में लेके आओ। उसके बाद क्लोई सोचती है कि कितना ख्याल रखते हैं मेरा कैप्टन। फिर ट्रिगर भी बोलता है, क्या तुम ठीक हो क्लोई? फिर ये बात सुन के प्रिंसेस सोचने लगती है, याद करने लगती है, मैं जब एल्पासा में थी आज तक मेरा ना ही कोई दोस्त बना है, ना ही मुझे एक पल के लिए खुशी भी मिली है। पर यहाँ पे मैं जब से स्लेव बनी, मुझे कैप्टन भी मेरा ख्याल रखते हैं और उनका जान को बाजी लगा के मुझे बचाए हैं और मुझे ट्रिगर जैसे दोस्त और मुझे सारे नोटिस करने लगे। ये सोचती है। फिर सीन चेंज होता है और कैप्टन वहाँ पे बात ले रहे होते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, और मैं जैसा सोचता हूँ क्या ये भी मुझे सोचती रही होगी। फिर वो क्रिस बोलता है, कौन सी याद में डूबे हुए हो, और तुम वो लड़की को, तुम्हारे सर्वेंट को बचाने के चक्कर में तुम अपना जान भी वो करने लगे। फिर कैप्टन बोलता है, हाँ तुम, ये तो नेचुरल सी बात है, क्या नहीं बचाओगे? अगर तुम्हारा पर्सन अगर तुम्हारे सामने रहे होगा, तुम बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर बहुत सारे फिर क्रिस सोचता है, अपना पर्सन। उसके बाद से एक आवाज़ आती है। फिर वहाँ पे एक आदमी छुपा हुआ होता है। फिर पूछता है कि तुम कौन हो? फिर वो अपना वो आइडेंटिटी देता है, मैं सिपाही हूँ। फिर पूछता है क्यों आए हो? फिर बोलता है कि मैं नहाने आया था। फिर जब क्लोई वहाँ पे कैप्टन के इंतज़ार करके बैठी है कि अभी तक आए क्यों नहीं है, फिर वो जब देखती है कि वो बिना कपड़ों के हैं, फिर देखते ही रह जाती है। फिर पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। उसके बाद से सोचती है कि क्या हो गया है मुझे, इतने सुंदर बॉडी देख के तो लड़कियां भी पागल हो जाती होंगी, फिर भी ऐसा आए क्यों मेरे सामने? हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, इससे पहले भी जो स्लेब होंगे वो भी उनके बाथटब में आने की अलाउ कर रहे होंगे। मैं ये क्या क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना ये सब। उसके बाद से कैप्टन बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है ना, तुम्हें लिखना भी है डॉक्टर जॉर्ज के लिए लेटर। फिर वो लिखने लगती है। फिर वो उस कैप्टन सोचता है, आखिर ऐसा क्या होगा, वो सिपाही मेरे पीछा कर रहा था, मैंने उस पर ध्यान तो रखने के लिए बोला है। और फिर प्रिंसेस के बाद सोचने लगते हैं, आखिर क्या बीती होगी, ये सब खून खराबा देखने के बाद भी वो इस तरह नॉर्मल कैसे है, अपना काम ध्यान से कर पा रही है। मैं जब बचपन में जब छोटा था, तब जब ऐसा खून खराबा देखा था, मुझे तो नाइटमेयर्स आ गए थे। उसके बाद क्लोई पूछता है, ग्रेस आपको क्या पता है मेरे पास कैसे वाला कपड़े डिलीवर हुए हैं? ये देखिए, ये क्या आपको लगता है मैं इससे कंफर्टेबल फील कर पाऊंगी? ये तो लड़के वाले, ऐसे क्या सोच के बनाए हैं ऐसे कपड़ा, क्या उन्हें नहीं लगा कि मैं लड़का हूँ? फिर वो कैप्टन हंसने लगता है। फिर प्रिंसेस सोचती है, हाँ
हंसते हुए कितना सुंदर लगते हैं, सिर्फ हंसना ही लड़कियों को पागल कर देगी। फिर कैप्टन बोलते हैं, मैंने ऐसा लास्ट बार कब हंसा था? फिर वो सोचती है, ऐसा क्यों हंस रहे हैं? फिर कैप्टन बोलता है, अब और उन्हें ऐसा लगा होगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हें ये सिर्फ पहनना ही पड़ेगा। फिर वो सोचता है, क्या मुझे पहनना पड़ेगी? फिर कैप्टन हंसते हैं मन ही मन। उसके बाद प्रिंसेस सोचते हैं, ये सब मेरे से क्यों करवा रहे हैं, क्यों हो रही है? फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है ये दोनों की बात। ये दोनों जो बुढ़ा है, ये है क्लोई का हस्बैंड था, और दूसरा वाला है उसका पिता, जो कि बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए ही रहता है। और इन दोनों के दिमाग में कुछ तो चलता है। और ये दोनों फ्रेंड होते हैं, पर फ्रेंड की तरह नहीं होते, एक नंबर का बेईमानी तरह के होते हैं। कोई भी इन दोनों में आपस में फ्रेंड तो होते हैं, पर लॉयल नहीं रहता है। षड्यंत्र फिर से अपने दिमाग में चलाना शुरू कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके बातचीत शुरू कर रहे हैं कि वो ग्रैंड ड्यूक के महल को अटैक कर पाएँ, राज्यों को अटैक कर पाएँ। उसके बाद से पहुँचते हैं दूसरा राज्य में। सीन चेंज होता है और थॉमस पूछता है, क्लोई क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? फिर सारे लड़कियां भी थॉमस से बात करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हाँ, इसी वजह से, इनके बर्ताव की वजह से ही सारे उन्हें प्यार करते हैं। काम करते टाइम इवान उसे गौर से देख रहा होता है। क्लोई सोचते हैं कि ये मुझे हर बार ऐसे क्यों देखते हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। इवान वो सोचता है इसे तो मुझे कोई देखा देखा सा लग रहा है। फिर वो बात सुनता है, एल्पासा की है, तुम मुझसे सारा काम क्यों करवा रहे हो? वो एल्पासा से है। ये बात इवान सुन लेता है। फिर पूछता है, क्या वो एल्पासा से है? फिर वो बोलती है कि हाँ, मैंने खुद सुना है, वो एल्पासा से है। इवान को पहले से शक था ही तो, और जब सुना कि एल्पासा से है, और वो ज़्यादा सोचने लग गया, एल्पासा, क्लोई नाम का तो कोई भी नहीं है। और ध्यान से याद करने लगा, 1 मिनट, वो डार्क कलर हेयर वाली, कहीं यही तो प्रिंसेस नहीं है? फिर सोचने लगता है। फिर चेंज होता है। उसके बाद से दिखाया जाता है ग्रैंड ड्यूक के पिता को। वो बोलता है, ये चिट्ठी लिखता है कि मैंने उसको ऐसा सुंदर सुंदर 2 लड़कियों को भेजा था मैंने उनके रूम पे, पर उन्होंने बोला कि मेरे पास पहले से ही एक लड़की है, कि दूसरे को मत भेजो। मैंने जब पहला वो लड़की का हाथ देखा, वो बहुत ही सुंदर हाथ था और बहुत पतला था हाथ, पर मैंने जब देखा, मेरे पे शक हुआ, मैंने उनके पास जब नज़र डाला, फिर मैंने देखा कि वो जो हाथ था वो उनके कोचमैन का था। ये लेटर पढ़ के फिर से उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनका पिता का। फिर ये सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उनका पर्सनल असिस्टेंट भी सोचती है, मैं उनको, इवान को, भले ही शादीशुदा है पर वो इनोसेंट नहीं है। फिर कैप्टन के पिता सोचते हैं, ये सब मेरी कर्म की फल ही है, मैंने जो जो काम करा है बुरा काम, इस वजह से मुझे ये सब भुगतना ही पड़ेगा। और मेरा जो पहला बेटी हुई थी, मैं अपना राज्य की वो में इतना अंधा हो गया था, मैंने उसको मारा तो नहीं जान से, पर उसको जंगल में से छोड़ देने के लिए बोला था, और जिस कारण से अपने पापों की सज़ा मैं ही भुगत रहा हूँ। ये सब तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी, जो जो काम किया है मैंने, ये सब के लिए तो मैंने माफ़ी पाने के लिए भी हकदार नहीं हूँ। ये सब सोचता रहता है, और सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है वो चलते रहते हैं। उसके बाद से प्रिंसेस सोचती है, आज मुझे इतना थकान क्यों महसूस हो रही है, मेरा पेट के साथ साथ मेरा कमर भी इतना दर्द कर रहा है। और ये सब कैप्टन देख रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि हम ये आज यहाँ पे ही बंद करते हैं, और यहाँ पे हम कैंप बनाएंगे। फिर कैंप बनती है। उसके बाद से उसके लिए खाना बनाने के लिए जाती है। फिर बोलता है कैप्टन, तुम अभी रेस्ट लो, अभी कोई काम नहीं है। फिर वो हंसते हुए प्रिंसेस खुश हो जाती है। उसके बाद से, थैंक गॉड, मुझे उनको शायद कुछ काम होगा, पर मुझे अभी रेस्ट भी चाहिए, और मैं रेस्ट भी कर लूँगी, और मुझे वो खाने के लिए भी। उसके बाद कैप्टन उसको खाने के लिए भी ऑफर करते हैं। वो प्रिंसेस बोलती है, नहीं, मैं ये कैसे खा सकती हूँ। उसके बाद बोलता है, चुपचाप खाओ। उसके बाद वो प्रिंसेस सोचती है कि भले ही हम बात ना करें,
फिर भी मुझे अभी आदत हो गई है और मुझे ये अच्छा लगता है। भले ही हम कोई बात ना करो, फिर भी पहले की तरह कोई ऑकवर्ड फील नहीं होती। मैं तो चाहती हूँ हमेशा ऐसे साथ रहूँ। और इवान प्रिंसेस के बारे में सारा डाटा कलेक्ट कर चुका होता है। उसको सारा सब कुछ पता चल गया होता है कि वो प्रिंसेस थी। ये बात लेके वो कैप्टन के पास जाता है और बोलता है कि आपको याद है मैंने इतने बार उनसे पूछताछ किया कि सबको पूछा स्लेव क्लोई के नाम पे, पर उसने अपना ओरिजिनल नाम ना बता के दूसरा नाम यूज़ करके यहाँ पे रह रही है। और आपको याद है कि वो जो बिट्रेस थी प्रिंसेस एल्पासा की, उसका हेयर ब्लैक था। आप यकीन कीजिए वही प्रिंसेस है। फिर कैप्टन याद करने लगता है प्रिंसेस। फिर जो जो हुआ था सारा बात उस दिन रात का याद करने लगती है, जैसे उसने बोली थी मैं ही हूँ प्रिंसेस विट्रेसा। फिर याद करने लगते हैं और उन्हें याद भी आ जाता है, क्या ये प्रिंसेस है। उसके बाद ये बच्ची क्या ही कर सकती है। मैं समझ पा रही हूँ कि तुम मेरा ख्याल कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं करेगी कोई हमारे अगेंस्ट में। फिर इवान बोलता है आप उसे बच्ची बोलते हो, वो बच्ची नहीं है, वो 25 साल की है। फिर कैप्टन बोलता है क्या 25 साल की। फिर इवान बोलता है हाँ 25 साल की। वो दिखती कम उम्र की है, नहीं तो एक स्लेब में कैसे एक मेडिकल की नॉलेज और इतने मेडिसिन के बारे में पता होना, लिखना पढ़ना, ये सब कैसे आता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। रात के अंधेरों में देखा जाता है कि प्रिंसेस गुम गई होती है। फिर सोचते हैं मैं ये क्या कर दी, मैं कहाँ पे आ गई। अब मुझे मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से भाग आई और मैं भागना चाहती हूँ और मैं, पर जबकि बात ऐसा है ही नहीं। मैं तो मेडिसिन ढूंढने की, प्लांट्स के ढूंढने के चक्कर में मैं यहाँ पे पहुँच गई। फिर वो डरती हुई करके एकदम से आवाज़ आते हैं कौन। फिर उसके बाद से देखता है कि वो कैप्टन खड़े हैं। क्या ये कैप्टन है? देख के वो खुश हो जाती है। फिर बोलती है कैप्टन आप देखो मैं यहाँ पे गुम हो गई थी और मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा था। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं यहाँ से ऐसा छुप के जा नहीं रही थी, भाग नहीं रही थी। फिर कैप्टन बोलता है तुमने तो अपने, तुम कहाँ से हो ये बात भी तुमने बताया नहीं है, तो तुम पे मैं कैसे ट्रस्ट करूँ। फिर उसके बाद से प्रिंसेस बोल देती है मैं एल्पासा से हूँ। कैप्टन सोचता है मैं सोच रहा था ये मुझे झूठ बोलेगी, पर ये सच बोल दी। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, कि तुम्हें क्या तुम्हारे घर वालों की याद नहीं आती, इसलिए तो तुम ऐसा भागना नहीं चाहते थे। फिर प्रिंसेस बोलती है मेरी मेरे घर वाले भी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। फिर बोलता है और तो कोई होगा। फिर प्रिंसेस बोलती है हाँ एक मेरा हस्बैंड है, पर मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती और मेरा ज़बरदस्ती उससे शादी हो गया था। फिर मैं भाग आई उस शादी से। फिर कैप्टन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर प्रिंसेस बोलती है मेरी यकीन कीजिए मैं सच में भागना नहीं चाहती और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पे आई, इतना रात हो गई है। फिर पूछता है क्या आप भी ऐसे ही गुम हो गए हो। फिर कैप्टन बोलता है हाँ मैं भी रास्ता नहीं पा रहा हूँ, तो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर प्रिंसेस सोचती है मुझे लगता है कि हम और भी ज़्यादा गहराई में और गलत रास्ते में आ रहे हैं, फिर भी कोई चारा नहीं है मुझे कैप्टन को फॉलो करने की बजाय। फिर कैप्टन को पता होता है अच्छी तरह से, फिर भी वो दूसरे रास्ते में लेके जाते हैं। फिर बोलते हैं क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती। फिर प्रिंसेस बोलती है नहीं मैं तो यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ स्लेव बन के, और मुझे किसी की याद नहीं आती। फिर कैप्टन सोचते हैं खुश है, कैसे खुश है। फिर बोलते हैं हाँ योर ग्रेस मैं खुश हूँ। फिर वो सोचने लगता है जबकि मैं बचपन से ऐसा अकेले रहा हूँ और मेरा मम्मी पापा के प्यार भी नहीं मिला है, और ये बोल रही है कि ये खुश है, खुश कैसे है। इतने सहने के बाद भी एक इंसान कैसे बोल सकता है कि वो खुश है। उसके बाद अपने बात बोलने लगती है प्रिंसेस तुम्हारे बारे में और कुछ बोलो,
तो अपने बारे में बोलती हैं कि रास्ते में ऐसे बात करते करते चलते हैं और वहाँ पे अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी याद करती है। बोलती है कि अब मैं जिंदा हूँ, बस इतना काफ़ी है और मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर वो सोच में पड़ते हैं। फिर एक जगह आता है, बहुत सुंदर सा झरना, और वहाँ पे चांद भी दिखता है। वो सोचते हैं वाह, इतने सुंदर जगह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे इतने सुंदर जगह भी होगी। फिर उसके बाद बात करने लगते हैं, योर ग्रेस, क्या हम रास्ता कैसे अभी ढूंढे, कैसे जाएं हमारे कैंप तक। फिर वो कैप्टन बोलता है अभी कहीं जाना नहीं है, अभी यहाँ पे रात बिताने पड़ेगी, यहाँ पे बैठो मेरे साथ। फिर उसके बाद प्रिंसेस सोचती है कि मैं यहाँ पे रुकना तो नहीं चाहती, पर पता नहीं मैं मना भी नहीं कर पा रही, और मुझे ऐसा रुकने में चाह रही हूँ खुद। उसके बाद बातचीत करने लगते हैं। फिर कैप्टन पूछता है क्या शादी में तुम्हें थोड़ी सा भी मन नहीं था, तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। फिर ये बात सुन के बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बेचा गया था और मुझे शादी से बहुत नफरत है और मैं उस इंसान से नफरत भी करती हूँ। फिर उसके बाद बोलता है कि क्या तुम उसे मिलना भी नहीं चाहते हो। फिर प्रिंसेस सोचती है कि मैं ज़्यादा इन्हें बता नहीं सकती मेरे बारे में। फिर कैप्टन बोलता है ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो, क्या तुम बताओगे नहीं अपने बारे में। फिर कैप्टन जब हंस के बोलता है, स्माइल करके, फिर प्रिंसेस के मन में उनके स्माइल देख के वो सोचती है कि अगर वो एक स्माइल कर दें तो सारी लड़कियां पागल ही हो जाएंगी, पता नहीं मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है। फिर उसे देखने लगती है। कैप्टन पूछता है तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ बताओ। फिर प्रिंसेस बोलती है कि मेरी माँ भी नहीं है, मैं जब से पैदा हुई थी तब से मेरी माँ नहीं है, दुनिया छोड़ के चली गई। फिर कैप्टन बोलता है क्या, इतना सब कुछ कैसे सही होगी और कैसे वो खुश है, मैं होती तो कभी भी खुश नहीं रह पाती उसकी तरह। उसके बाद प्रिंसेस बोलती है कि कैप्टन मुझे बहुत ही नींद आ रहा है, क्या मैं थोड़ा सा सो जाऊं। फिर उसके बाद वो सो जाती है। जब मेरे बचपन में मेरी माँ और पापा से वो प्यार नहीं मिल रहा था तब मैं बहुत उदास हो जाता था, पर आखिर मेरे पास माँ तो थी, भले ही वो मेरे इसमें कोल्ड बिहेव कर रही थी, फिर भी थी तो। पर इसके पास तो कोई भी नहीं था, क्या सब झेला होगा अपनी लाइफ में, और इसमें इतना हिम्मत कैसे है, बहुत कुछ झेला है। उसके बाद वो प्यार से देखने लगता है। फिर उसके गोदी में उठा के वो अपने कैंप में ले जाता है। फिर सुबह होती है, प्रिंसेस उठती है। फिर कैप्टन बोलता है कोई बात नहीं, तुम अगर सोना चाहते हो तो और थोड़ी देर सो जाओ। ये बात प्रिंसेस मन ही मन नींद में ही याद करने लगती है। पता नहीं है किसकी आवाज़ था, फिर भी वो बहुत सुकून देता था। फिर जब वो उठती है, देखती है क्या मैं यहाँ पे कैसे आई, कहीं मैं सपना वपना तो नहीं देख रही, और मैं यहाँ के इस कैप्टन के गद्दे में कैसे। अभी अगर वो देखेंगे तो मुझे मार ही देंगे, मैं तो तब सो गई थी, उसके बाद से मुझे याद ही नहीं है, क्या ये सपना तो नहीं है, या फिर मैं रात को ऐसे चलने की बीमारी है। उसके बाद चप्पल चेक करती है, चप्पल में तो मिट्टी वगैरह सारा लगा होता है, तो वो सोचती कि नहीं ये तो सपना नहीं है, अभी मेरे कैप्टन देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कैप्टन कहाँ गए। उसके बाद चुपके से वो देखती है, अब मैं क्या करूँ। जब बाहर जाती है तो ट्रिगर खड़ा होता है। फिर उसको पूछता है क्या आपने कैप्टन को देखा है। फिर ट्रिगर बोलता है हाँ, वो अपने प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए वो गए हैं बाहर, तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम अच्छे से करो। उसके बाद ट्रिगर बोलता है क्या तुम अभी फ्री हो। प्रिंसेस बोलती है हाँ फ्री हूँ, क्यों क्या हुआ। फिर उसके बाद ट्रिगर बोलता है क्या 2 मिनट मेरे साथ आ सकते हो। फिर बोलता है कि ऐसा क्या हो गया है। उसके बाद उसके पीछे पीछे जाता है, और जहाँ पे कोई नहीं होता, सुनसान जगह होता है, तब वहाँ पर देखता है चारों तरफ। उसके बाद बोलता है क्लोई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा शादी होने वाला है। फिर क्लोई बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर ट्रिगर चिल्ला के बोलता है खुश की बात है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं शादी करूँ, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और घर वालों को एक बात
पता भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा बात बताना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि फिर प्रिंसेस बोलती है, ऐसा कौन सी बात बताना चाहते हो, बताओ। फिर ट्रिगर बोलता है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। उसके बाद प्रिंसेस बोलती है, क्या लड़कों में इंटरेस्ट है? क्या ये बात तुम्हारे घर वाले जानते हैं? फिर ट्रिगर बोलता है, नहीं, सिर्फ बड़े भैया ही जानते हैं और मुझे पता है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे मुझे। फिर क्लोई उसे सांत्वना देती है, बोलती है सब कुछ सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम ऐसे सिंगल ही रह सकते हो। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। फिर कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन मन ही मन सोचता है कि अब तक वो उठ गई होगी। फिर सोचने लगता है, आज तक मैंने किसी को इतने करीब से कोई भी लड़की को नहीं देखा। उसका स्मेल और उसका स्पर्श मुझे बहुत ही सुकून देता है। ये बात सुन के वो स्माइल करता है और सोचता है कि ये तो प्यारी सी गिलहरी की तरह दिखती है। उसके बाद क्रिस पूछता है, क्या तुम हंस रहे हो? आज मैं पहली बार देख रही हूँ तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो। क्या कोई खुशखबरी है? हमें भी बताओ कौन सा ऐसा खुशखबरी है। उसके बाद कैप्टन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्रिस बोलता है, अच्छा कुछ तो बात होगी, तुम खुश रहने लगे हो। इतना दिनों से मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। आज ऐसा क्या हो गई बात जो तुम ऐसा मुस्कुराने लगे? उसके बाद कैप्टन क्लोई की बात याद करने लगता है। फिर अपनी लाइफ के बारे में याद करने लगता है, कैसे उसने 15 सालों से भी वो सोल्जर में ज्वाइन किया था और युद्ध लड़ी थी, फिर भी उसके जैसे हिम्मत हार गया था और मुझे उससे सीखना चाहिए। उसके बाद ये सब याद करने लगता है अपना डार्क पास्ट के बारे में। मैं इतना निष्ठुर हूँ कि उसका ज़िंदगी को मैंने ख़राब कर दिया और इतने सारे लोगों को मैंने जान लिया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कपड़े लेने खाने लेने जा रही होती है और उसके बाद ट्रिगर की बात याद करने लगती है जो बोला है। फिर वो सोचती है कि इतनी बड़ी बात अगर उसने मुझे बताया है तो वो मुझे ज़रूर अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहा होगा और मुझे ये बात को लेके उसे सांत्वना देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे और अच्छे से अपना ज़िंदगी काटे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ट्रिगर के लिए। उसके बाद कैप्टन पहुँचता है। फिर प्रिंसेस बोलती है, योर ग्रेस, क्या आप आ गए? मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूं? फिर कैप्टन बोलता है, क्या तुम अच्छे से सोई? फिर उसके बाद वो ऐसा डर जाती है, क्या उन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया? फिर उसके बाद से बोलता है कि जाओ अपना काम कर लो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? फिर वो भागते हुए चली जाती है, नहीं योर ग्रेस, कुछ नहीं बोलना चाहती। फिर उसके बाद कैप्टन सोचता है, हाँ ये मेरे से डरती है और डरेगी भी कैसे ना, कठोर की तरह बर्ताव करती हूँ, पर ये बात मुझे बहुत ही अपसेट फील करती है। उसके बाद इवान के पास कैप्टन और उन्हें बोलती है कि खाना तैयार हो गया और हमें यहाँ से बाहर जाना, दूसरे राज्य में जाने के लिए तैयार करना होगा। फिर हम यहाँ से कुछ मिनट के बाद निकलेंगे। फिर से वो इवान घूरने लगता है। फिर सोचता है कि इसमें ऐसा क्या है कि सारे आना और इवान एरन सारे उसके साइड है। उसके बाद उनका स्टार्ट हो जाते हैं दूसरा कोई राज्य जाना। एक राज्य में पहुंचते हैं और देखते हैं वो राज्य बहुत ही महल बहुत ही सुंदर होता है। फिर प्रिंसेस देख के खुश हो जाती है, बोलती है कि यहाँ पे तो कितना सही है, कितना अच्छे से रखा है, कितना खुशहाल और चारों तरफ ये, और मैं ये ड्रेस पहनूं और ये ड्रेस पहनूंगी तो सारे मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे और मेरे बारे में बिहेव भी अलग कर रहे हैं ये लोग देख के। फिर वो जो दासियाँ होती हैं फिर उन्हें पूछते हैं, क्या आप ही कोचमैन हो? फिर वो दासियाँ चुपके से बात करती हैं कि क्या तुमने रूमर्स के बारे में पता है तुम्हें कि कैप्टन और कोचमैन के बीच में कुछ कुछ चल रहा है? फिर वो सारे दासियाँ सुन के चौंक हो जाते हैं, क्या ये बात सच है? क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और क्या ये दोनों प्यार करते हैं साथ में और राजकुमार को लड़कियाँ की जगह लड़के पसंद है? फिर ये सब सोचने लगते हैं। फिर अपना कपड़े देख के बोलते हैं, और कितना टाइम मुझे ये कपड़े पहन के रहना पड़ेगा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। और जब बालकनी से बाहर देखता है इतने सुंदर फूल, ये कौन से पौधे के फूल हैं जो इतने सुंदर है? पीछे से आवाज़ आते हैं कैप्टन की, वो बोलता है कि पौधा का नाम बोल के बोलता है ये उसके फूल है। फिर वो बहुत ही करीब आ जाते हैं
और देखता है कि उनका हार्ट बीट भी ऐसा बढ़ रहे हैं, कैप्टन की भी और बिट्रोसिया की भी। फिर कैप्टन सोचता है कि हाँ, पहले से तो इस ड्रेस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर प्रिंसेस भी सोच रही होती है, ये हर ड्रेस में, हर कपड़ों में कैसे इतना सही लग सकते हैं, और बिना कपड़ों के भी। फिर उसके बाद मैं ये क्या क्या सोच रही हूँ, ये सोच के वो चुप हो जाती है। उसके बाद कैप्टन बोलता है, क्या तुम गार्डन में थोड़ा टहलना पसंद करोगी? फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं गार्डन में। फिर प्रिंसेस बोलती है कि कितना सुंदर फूल है और इसका खुशबू भी बहुत सुंदर है। फिर फूल देख के खुश होने लगती है और कैप्टन ये सब सुन के प्रिंसेस को एक फूल तोड़ के देता है और प्रिंसेस खुश हो जाती है। उसके बाद कैप्टन सोचता है, मैंने जब से मैंने रेड कलर देखता हूँ तब से मुझे ब्लड की याद आती है, लाल। पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आज तो ये फूल मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और उससे भी सुंदर क्लोई। और ये खुला हवा और ये आसमान भी आज सुंदर लग रहा है। उसके बाद महल की सीन दिखाया जाता है और वो ग्रैंड ड्यूक के पिता के असिस्टेंट भी सोचता है, अब मैं क्या करूं। पर्सनल असिस्टेंट भी बहुत दुखी में होती है, परेशानी में होती है कि ये सब ऐसा ग्रैंड ड्यूक कैसा परेशानी में देखते हुए। फिर वो सोचने लगता है कि क्या करना चाहिए। मैंने जब से उसको पैदा हुआ तब से उसको मैंने कंट्रोल करना चाहा है, ये सब मेरी गलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है प्रिंसेस बहुत ही खुश होती है और ट्रिगर के पास जाती है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो? फिर ट्रिगर बोलता है, क्लोई क्या तुम्हें पता है आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है और आज फुल मून निकलेगी और जिस चीज़ के लिए विश करोगे वो विश पूरा होता ही है। और आज बहुत ही सुंदर मेला लगेगी, सालों में एक बार आती है, क्या तुम चलना चाहोगे? फिर प्रिंसेस बोलती है, हाँ मैं ज़रूर चलना चाहूँगी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? फिर ट्रिगर बोलता है कि नहीं, मेरा बहुत काम है, मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी उसका पता नहीं है, पर तुम कोशिश करना तुम जा पाओ और तुम्हारा जो भी विश होगा वो मून को मांगो और तुम्हारे पूरा हो जाए। उसके बाद सीन चेंज होता है, अपना वो डिनर ख़त्म करके फिर भी उस टाइम पे भी क्लोई के बारे में ये सोच रहा होता है, क्या वो रूम में क्या कर रही होगी। फिर उसके बाद जिस राज्य में रुका होता है, जो राजकुमार होता है वो ज़्यादा उम्र का नहीं होता है, छोटा होता है। वो सोचता है कि इसका मम्मी पापा गुजर जाने के बाद इसे ही राज्य संभालनी पड़ती है, शायद इस वजह से आसपास के लोगों को शकल उतरा हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। फिर इवान को देखा जाता है, इवान सोचता रहता है उसके बारे में, आखिर प्रिंसेस की क्या ऐसा बात होगी जो ऐसा स्लेव की तरह रही रही है। फिर कैप्टन अपना रूम पे जाता है, फिर अभी क्या कर रही होगी, क्या मुझे दरवाज़ा नॉक करना चाहिए? अगर मैं नॉक ना करके गई तो वो डर जाएगी, पर मेरे ही रूम में मैं नॉक करूं, तो इसलिए वो दरवाज़ा खोल देता है। फिर देखता है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर सोचता है कि मैं तो इतना टाइम वेस्ट किया जबकि अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद उसी टाइम पे क्लोई आता है, सॉरी योर ग्रेस, मुझे लेट हो गई, मैं तो वो बाहर के फेस्टिवल में जाना की मैं सोच रही थी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? और जो भी विश करते हैं वो पूरा हो जाएगी। फिर कैप्टन सोचता है कि यह पक्का वापस से प्रिंसेस बनने की विश मांगेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जाते हैं वो फेस्टिवल में, साथ में ही कैप्टन भी उसके साथ चलता है और देखते हैं कि मून आया हुआ है। कैप्टन सोचता है कि मुझे तो वैसे भीड़ भाड़ जगह पसंद नहीं है, पर आज मुझे पसंद आ रही है, पता नहीं क्यों। उसके बाद क्लोई के देखता है और खुश हो जाता है। उसके बाद टाइम आती है विश मांगने की। फिर सारे कैंडल लेके आते हैं और कैप्टन भी एक कैंडल पकड़ा हुआ होता है हाथ। फिर प्रिंसेस सोचते हैं कि इतना बड़े आदमी में इतना छोटा सा कैंडल, ऐसा लग रहा है कि इतना छोटा सा चीज़ पकड़ा हुआ है। फिर मून को देखते हैं, सारे अपने बच्चों के साथ सारे अपने कपल परिवार के साथ आए होते हैं और विश मांगते हैं, और प्रिंसेस भी विश मांगती है। और प्रिंसेस विश मांगती है कि ट्रिगर मेरा दोस्त, उसे वो जो चाहते हैं वही मिले और उनका इच्छा पूरा हो जाए। फिर वो देखते हैं कितना सुंदर है। कैप्टन भी देखता है, मैंने बहुत बार मून को देखा है पर ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि वो सुंदर है,
पर आज इतना सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद विश मांग लेते हैं। फिर आ जाते हैं मार्केट में। फिर वो देखता है कि आज सुबह जो फूल देखे थे वही फूल लाल कलर की। फिर वो सोचती है कि ये तो आज सुबह जो फूल देखे थे वही फूल है, कितना सुंदर है। उसके बाद कैप्टन समझ जाता है कि वो क्लोई को बहुत पसंद आई। फिर बोलता है कि क्या तुम लेना चाहते हो। फिर प्रिंसेस बोलती है नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे पे सूट भी नहीं करेगी। फिर उसके बाद चलो बोल के उसके बाद कैप्टन समझ जाता है और क्लोई के लिए वो वाला क्लिप लेके आ जाता है, क्लचर या ऐसा कुछ फूल। उसके बाद कैप्टन मन ही मन सोचता है कि आखिरकार ऐसा कौन से विश मांग रही होगी और मुझे वो उसकी विश जानने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ वो ऐसा कौन सा विश मांगी है उसके लिए। उसके बाद क्लोई को पूछता है, क्लोई क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकता हूँ, क्या मुझे सच बताओगे। फिर क्लोई सोचती है कि अगर वो मेरे बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में सारा सब कुछ जानना चाहते हैं, आज मैं सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद पर बात कैप्टन अलग बात पूछ रहे होते हैं। फिर कैप्टन पूछते हैं विश में तुमने क्या मांगा। फिर प्रिंसेस बोलती है मैंने विश में मांगा तो ट्रिगर की सारी इच्छा पूरी हो जाए। फिर कैप्टन सोचता है क्या। फिर कैप्टन थोड़ा चिढ़ जाता है। उसके बाद चलो करके फिर आ जाते हैं महल में वापस। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है वो कमरे में आ चुके हैं। उसके बाद प्रिंसेस पूछती है योर ग्रेस, क्या आपको और कुछ चाहिए। अगर और कुछ नहीं चाहिए तो क्या मैं सोने जा सकती हूँ। फिर उसके बाद ये बात सुन के कैप्टन बोलता है क्या तुम्हें मेरे से कुछ चाहिए। फिर प्रिंसेस सोचती है क्या। उसके बाद कैप्टन बोलता है मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा, मैं बहुत ही वीक हो गया हूँ और मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। फिर प्रिंसेस सोचते हाँ ये भले ही इतना स्ट्रांग है फिर भी ये तो है एक इंसान ही ना। फिर कैप्टन बोलता है कि मुझे बहुत डर लगता है। फिर बोलता है मुझे सिर्फ तुम ही प्रोटेक्ट कर सकती हो, मेरे रूम में कोई भी आ जा सकता है, तुम ध्यान रखो कि मेरे रूम के अंदर कोई भी नहीं आ पाए। उसके बाद प्रिंसेस सोचती है क्या ये रूमर सच तो नहीं है, क्या उनके लड़की की वजह लड़के पसंद है और इसी वजह से जितने भी सुंदर सुंदर लड़कियां आए थे उन्हें रूम से बाहर कर दिए थे, तो इस वजह से उन्हें बहुत ट्रॉमा हो गई होगी। फिर प्रिंसेस बोलती है कि आप चिंता मत करिए ग्रेस, अगर कोई आएगा तो मैं आपको उठा दूंगी, किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी। उसके बाद ये बोल के वो खुद ही पहले सो जाती है। उसके बाद कैप्टन सोचता है मैं होते हुए कैसे कोई सो सकता है इतना फ्री होके। मुझे लगता है पहले के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल हो गई है और उसे प्यार से ऐसे देखने लगता है और प्रिंसेस वहाँ पे एकदम से सो ही जाती है।